Good evening, friends. It is, I think, our 15th lecture, right, Mansi? Yes, sir. So it is the 15th lecture of Guru Ke Saath Guruvar, and I am very, very pleased that all the pearls and all the diamonds are coming. Last time we enjoyed Manoj sir's lecture and the other lectures also we are enjoying. And today I am very happy because today I am actually introducing my friend, my small brother, my brother, and my rock star. I always call him rock star Praveen. Praveen Sharma is actually a BAMS, but he's practicing homeopathy. And since 2008, I think he's in Mind Method. And I have beautiful memories with Praveen. We have shared rooms in during our CTPs in Delhi with Dr. Mohanty sir's CTP, Dr. Narendra Gupta sir's CTP. We lived together. I think we have done 3 CTPs together, right, Praveen? हम लोगों ने 3 CTP साथ में की है दिल्ली के अंदर. And I have very beautiful memories with Praveen. And nothing to say much. All his cases will speak, all his knowledge, all his way of handling the cases is going to speak to you. So, friend, a non-homeopath practicing homeopathy and successful और एकदम सिंपल भाषा में बताएगा. आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने भाई से, अपने दोस्त से बात कर रहे हो. आपको कहीं भी लगेगा नहीं कि आप किसी बड़े प्रोफेसर से, जैसे हम लोग स्टाइल मारते हैं ना कि बहुत भारी होमोपैथ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है. प्रवीण एकदम सिंपल लड़का है, मतलब मेरे लिए तो बच्चा है माशाल्लाह. तो एंड वेरी सिंपल, और आपको दिखेगा कि वो बीका वीका से कुछ कम नहीं है. एंड प्रवीण इज अ वेरी गुड सिंगर, आई टेल यू. बट पता नहीं गाएगा कि नहीं आज, आई डोंट नो. बट होम्योपैथी का बहुत सुरीला म्यूजिक आपके कानों में आएगा, इतना तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ. तो आई वांट टू लिसन टू हिम मोर. आई वांट टू लिसन टू हिम क्लेस. सो वेलकम प्रवीण. सभी लोगों के लिए, सभी लोग मेरे भाई के लिए तालियां बजाइए. तालियों से स्वागत प्रवीण डार्लिंग. वेलकम प्रवीण भाई. वेलकम प्रवीण डार्लिंग. मानसी दी. वेलकम प्रवीण. और मैं अभी मेरा वीडियो म्यूट ये कर रहा हूँ. आप एवरीथिंग टू प्रवीण नाउ. ओके डार्लिंग, स्टार्ट. थैंक यू लियाकत भाई. मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मोहंती सर से मैंने जब सीखा, जब मैं उनकी क्लासेस अटेंड करता था तो लियाकत भाई भी साथ होते थे. तो ये एक कॉलेज डेज का जो रोमांटिक पीरियड होता है ना, उस तरह की फीलिंग्स हैं. बहुत हमने मस्ती भी की है, बहुत हमने सीखा भी है सर से साथ में. तो ये मेरा सौभाग्य है कि लियाकत भाई को मैं भाई बोलता हूँ. ऐसे ही और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जीनियस हैं होम्योपैथी के, जिनके साथ मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है, और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ. तो ये जो सीरीज है 100 लेक्चर्स की गुरुजी के साथ, तो मैं तो स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को. आज भी स्टूडेंट हूँ. गुरुजी तो हमारे मोहंती सर थे, लियाकत सर हैं, जिन्होंने बहुत सारे होम्योपैथ्स को आगे बढ़ाया है, उनको सक्सेसफुल होम्योपैथ बनाया है. तो हम ये केस शुरू करते हैं. ये ऑडियो है, अभी आप सुनेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ये एक 40 इयर्स ओल्ड रोगी आंखों की समस्या के लिए मेरे पास आया. रोगी, मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है. आंखों पर एक वजन सा महसूस हो रहा है. आंखें अच्छे से खुलती नहीं हैं. कभी कभी आंखों से धुंधला सा दिखाई देता है. मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है. मेरी दिक्कत सोने से ठीक हो जाती है. तो मैं पूछता हूँ वजन मतलब? तो रोगी बताता है मेरी आंखें अच्छी तरह खुलती नहीं हैं. रोगी अपनी आंखों को सिकोड़ कर दिखाता है कि इस तरह करने से तकलीफ कम रहती है, लेकिन जब मैं आंखें पूरी तरह खोलता हूँ तो तकलीफ होती है. मुझे जोर लगाकर आंखें खोलनी पड़ती हैं. जब आंखें बंद करके देखता हूँ तो लगता है कि मुझे चक्कर आएगा. जब मैं लेटी हुई स्थिति में खड़ा होता हूँ, जब बैठी हुई हालत में खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आता है. डॉक्टर, फिर क्या सोच रहे हो?
रोगी, मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ, हंसते हुए। मुझे इस तरह फील होता है कि जैसे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। परसों मैंने दारू पी थी, तब से मुझे ये दिक्कत हो रही है। पता नहीं, मैं ऐसे ही ये सोच रहा हूँ कि दारू पीना छोड़ने की वजह से मुझे ये दिक्कत हुई है। मैंने निर्णय लिया था कि कुछ दिन दारू नहीं पीना है। मुझे बार बार लगता है कि मेरा लीवर खराब हो गया होगा। वैसे मुझे शारीरिक दिक्कत कोई नहीं, बस मुझे फील होता रहता है कि कहीं मेरा लीवर खराब तो नहीं हो गया। अगर ऐसा सचमुच हो गया तो बहुत बुरा होगा। कहीं ज्यादा दारू पीने से मेरा लीवर तो खराब नहीं हो गया। ये बात बहुत समय से मेरे मन में है। डॉक्टर, अगर आपका लीवर खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? रोगी, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। डॉक्टर, फिर पेशेंट, फिर मेरे घर वालों को तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी। यह बात बहुत ज्यादा मन में आ रही है। इस बात को रोगी बहुत जोर देकर कहता है। डॉक्टर, ये लीवर खराब होने वाली बात कब से आपके मन में है? रोगी, हाँ, ये तो बहुत सालों से है। दारू पीने से पहले ये बात हर बार मेरे मन में आती है, फिर दारू पीने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं रहती। एक दो मामले ऐसे मेरे गांव में हुए हैं। वह दोनों बहुत ज्यादा दारू पीते थे। वह दोनों खाना भी नहीं खाते थे। उन दोनों का मैं बहुत बोलता था कि आप कम दारू पियो, अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो दारू कहाँ से पियोगे? मेरे मन में बहुत बड़ा डर है कि अगर मेरा लीवर खराब हो गया तो क्या करेंगे? डॉक्टर, अगर आपका लीवर खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? रोगी, पैसे की बर्बादी होगी, परेशानी होगी, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कह सकते हैं कि आपका लीवर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। अगर मुझे अचानक कोई दिक्कत आ गई तो मैं कैसे अस्पताल जाऊंगा? इस बात की मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और साथ में मुझे डांटेंगे कि तुझे कहा था कि दारू पीना छोड़ दो। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब मैंने किसी का उधार चुकाना होता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जल्दी से जल्दी उधार चुका दूं, लेकिन मेरे पास पैसे होते नहीं हैं। मुझे रोग का, अस्पताल का बहुत बड़ा डर है। मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जहां छाती में थोड़ा सा भी दर्द हो तो लगता है कि कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मुझे तकलीफ है। मुझे आदत ही नहीं है बताने की। फॉलो अप, जब रोगी मेरे पास आता है तो मैं पूछता हूं कि कैसे हैं आप? तो रोगी बताता है आराम है, हंसते हुए। और मेरे पूछने पर जब मैं उनसे बात कर रहा था कि जो लीवर खराब होने का डर था, दिल का दौरा पड़ने का डर था, वो कैसा है, तो वह बताता है कि लीवर खराब होने और दिल का दौरा पड़ने वाली बात तो वह पूरी तरह से भूल ही गया था। आपके द्वारा पूछे जाने पर उसे याद आया। जब मोबाइल चलाता हूं तो मुझे पहले की तरह ही दिक्कत होने लगती है। फिर मोबाइल चलाते क्यों हो? रोगी, मुझे मोबाइल चलाने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन अब मोबाइल चलाना बंद करूंगा। पहले से काफी आराम है। लीवर खराब होने और दिल का दौरा पड़ने का डर अब बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट फॉलो अप, जो मुझे आंखें बंद करनी पड़ती थी, आंखों को सिकोड़ना सा पड़ता था, वह अब ठीक है। जो वजन फील होता था वह भी ठीक है। जब धूप में निकलता हूं तो दिक्कत होती है। नजदीक की चीजों को देखने में अभी भी दिक्कत होती है। जब मैं चीजों को दूर हटाकर देखता हूं तो ठीक से नजर आती हैं। पहले मुझे दिक्कत बहुत ज्यादा थी, अब मैं देख सकता हूँ। पहले जब परेशानी होती थी तो खींच चढ़ती थी कि ये क्या हो गया। अब वह दिक्कत नहीं है, दवा लेते ही वह ठीक हो गया था। मुझे लगता है कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई। डॉक्टर, आप बार बार चीजों को आंखों के पास और दूर कर कर क्यों देख रहे हो? रोगी, यही देख रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है। नजदीक से मुझे चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। अब मुझे जाना पड़ेगा, चश्मा लगवाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी।
मतलब एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये समस्या है। होम्योपैथिक दवाई से सर दर्द ठीक है, वजन वाली फीलिंग भी ठीक है, जो आंखें कम खुलती थी वह भी ठीक है, लेकिन ये जो नजदीक वाली चीजों को, शब्दों को देख नहीं पाता, ये दिक्कत वैसे की वैसे है। ये 100% वैसे ही है। डॉक्टर, आपने अपनी आंखों की रोशनी का टेस्ट क्यों नहीं करवाया? रोगी, मनी प्रॉब्लम। यहाँ दो बातें हैं, एक तो मैं होम्योपैथिक उपचार करवा रहा हूं और दूसरा है मनी प्रॉब्लम। अगर ये दिक्कत ठीक नहीं हुई तो चेकअप के लिए जाऊंगा, लेकिन अगर आंखों के डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको आपको चश्मा लगेगा, तो फिर दिक्कत होगी, बड़ा पंगा खड़ा होगा। डॉक्टर, ऐनक से आपको क्या दिक्कत है? रोगी, चश्मा सारा दिन लगाकर रखना बहुत मुश्किल है, मैं तो लगा ही नहीं सकता, मुझे तो चश्मा लगाने की आदत डालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर, जब जरूरत होगी तब आप चश्मा लगा लेना, सारा दिन चश्मा लगाने की जरूरत क्या है? रोगी, अब मैंने मोबाइल उठा लिया तो बिना चश्मे के उसे चला नहीं पाऊंगा। अगर मैं कहीं बाहर चला गया तो मुझे तो सारा दिन ही चश्मा लगाकर रखना पड़ेगा। घर में रहूंगा तो ठीक है कि सारा दिन चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर, फिर दिक्कत क्या है आपको? पेशेंट, मुझे बहुत ऑड जैसा फील हो रहा है, जबकि नजर वाला चश्मा बहुत लोग लगाकर रखते हैं, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही फील हुए जा रहा है कि अब चश्मा लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर, आपको चश्मा लगाना पसंद नहीं? रोगी, ये पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, बच्चे भी चश्मा लगाकर रखते हैं, वजन फील होता है। दूसरी बात, मैं सही ढंग से आंखें खोलकर नहीं रख सकता, मेरा सिर पूरी तरह कंफ्यूज्ड सा रहता है, जैसे ही मोबाइल चलाता हूं तो बहुत दिक्कत होती है। आपकी दवा से बहुत आराम है, तकलीफ बहुत कम है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल भी सुधरी नहीं है। मेरे बेटे को भी यही दिक्कत थी। फिर रोगी अपने बेटे की आंखों की दिक्कत के बारे में बहुत विस्तार से बताता है और बताने के बाद बोलता है कि वह सारा दिन चश्मा लगाकर रखता है, उसे चश्मे के बिना दिखाई ही नहीं देता, वह सिर्फ रात को सोने के समय चश्मा उतारता है। डॉक्टर, अब चिंता क्या है आपको? रोगी, मुझे मेरी आंखों की रोशनी की चिंता है। अब जैसे मैंने मेरा चश्मा उतार दिया, लेकिन फिर अगर दिक्कत हुई तो मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर मुझे परमानेंटली चश्मा लगाकर रखना पड़ेगा, मुझे बस इसकी चिंता है। मेरे बेटे को बिना चश्मा लगाए कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस यही चिंता है मुझे। बस मुझे ये दिक्कत ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि बहुत लोग चश्मा लगाकर रखते हैं, मुझे भी धीरे धीरे चश्मा लगाकर रखने की आदत डालनी पड़ेगी। दिस इज द केस। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है रोगी की, उसमें वह बता रहा है कि मेन चिंता यही है कि चश्मा लगाना पड़ेगा, आंखों की रोशनी चेक करवानी पड़ेगी, पर मुझे चश्मा लगाने की आदत नहीं है, बड़ा ऑड सा फील हो रहा है। लोग तो कारों में भी चश्मा लगाकर रखते हैं। तो फिर मैं स्वभाव के बारे में पूछता हूँ। रोगी, नर्म है, किसी को गलत बोला नहीं जाता, कभी गलत बोला ही नहीं किसी को, गुस्सा गलत चीज पर आता है, हैरानी और परेशानी भी होती है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, किसी से धोखा करने का स्वभाव नहीं है, वातावरण में ऐसी बातें हो रही हैं जैसे पेड़ काटते रहते हैं लोग, एनिमल्स के साथ कुछ गलत हो जाए तो भी दुख होता है कि ये गलत बात है। तो मैं पूछता हूं कि आप गुस्से में क्या करते हो? गुस्से में रिएक्ट नहीं करते क्या? रोगी, नहीं, कई लोग होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, पर मेरे पास शब्द ही नहीं होते, मुझ में ये आदत ही नहीं है। लोग मिनटों में ताना मारने वाले होते हैं, लेकिन ये बात मेरे अंदर है ही नहीं। घटना के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, वैसे गुस्सा होता ही नहीं है, मगर बाद में फील होता है कि तब
कि तब मैं ये बोल सकता था, वो बोल सकता था। तो मैं पूछता हूं कि आपको चिंता क्या होती है? रोगी, चिंता हर एक बात की होती है। पैसे के लेन देन की सबसे बड़ी चिंता है। अगर किसी के पैसे देने हैं, वह सबसे बड़ी चिंता है। जिसके पैसे देने हैं वह ये ना सोचे कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं पैसे नहीं दे रहा। यह बहुत बड़ी कमजोरी है। मेरे दिमाग में होता है कि सामने वाला ये ना सोचे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जबकि मैं झूठ नहीं बोल रहा होता। ये मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कामकाज की चिंता भी है कि ये कर लूं, वो कर लूं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। घर में कोई बात हो जाती है लेकिन मैं बताता नहीं हूं। घर में कोई ना कोई बात हो जाती है लेकिन मैं बताता नहीं हूं किसी को कि ऐसे ही सेट हो जाएगा। घर में बताने से कौन सा ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो बताना पड़ता है। अब आंखों की इतनी दिक्कत चल रही है, ये भी घर में किसी को बताया नहीं है। कुछ और जो जरूरी पॉइंट है रोगी के बारे में वह भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी माताजी की पेंशन आती है। रोगी के पिताजी आर्मी में थे, तो एक तो माताजी की पेंशन आती है। इसकी पत्नी जो है वह प्राइवेट टीचर है। तो माताजी की पेंशन और पत्नी की जो सैलरी है उससे घर का खर्चा चलता है। रोगी आर्थिक तौर पे कुछ ज्यादा कमाता नहीं है। तो दूसरा रोगी का स्वभाव ये है कि वह देर तक सोता है, सुबह लेट उठता है, अपना फोन को बंद ही रखता है। जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी अपने फोन को खोलता है, क्योंकि किसी ना किसी पैसे जिसके देने हैं उसका इसको फोन आ रहा होता है। तो इस वजह से ये अपने फोन को बंद ही रखता है। इसने एक और पॉइंट बताया मुझे कि जैसे कोई काम करना है तो मेरी माँ मुझे बार बार बोलते रहेगी जब तक मैं उस काम को कर ना दूं। मेरे को होता है कि कोई बात नहीं, कर देता हूं। एक और बहुत जरूरी बात इसने बताई कि मेरे माताजी ने मुझे 100 रुपए दिए, कुछ मंगवाना था, तो घरवाली ने भी कुछ मंगवाना था, उसने अलग से मुझे 50 रुपए दिए। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उन दोनों के लिए लेके जाता। तो ये बात बताते हुए रोगी बहुत पीड़ा में था, तो उसकी आंख में आंसू भी आ गए थे। केस थोड़ा लंबा है। आशा है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलेगा। जो मेरी मदर टंग जो है वो पंजाबी है, हिंदी है। दिस इज द केस फ्रेंड्स। अभी आप बताइए आपको क्या लगा, क्या आपके मन में आया केस सुनने के बाद? लियाकत भाई, मानसी दी। यस गाइस, कम ऑन, आप लोग पार्टिसिपेट हाँ करो सभी सर, लोग प्लीज। हाँ जी, बोलिए। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उससे उसे काफी परेशानी है। उसका चश्मा पहनना भी शायद लोग देखेंगे। दैट इज व्हाट ही डजंट लाइक, ही वांट्स टू हाइड हिमसेल्फ। या अपने पर्सनालिटी पे उसको लगता है चश्मा नहीं आना चाहिए। या एंड आपने पर्सनैलिटी वर्ड जो यूज किया, आपको कोई पर्सनैलिटी दिखी ऐसी कि आपके माइंड में मतलब वर्ड है? नहीं, मतलब उसको लगता है कि चश्मा डालने से उसकी जो इमेज जो उसमें है वो कम हो जाएगी, या ऐसा मुझे लग रहा है। बट इज वेरी सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो एक बात मुझे लग रही है। जी, वो उसने ऐसा कहा है कि वह सेंसिटिव है दूसरों के ओपिनियंस को लेके। तो जो चश्मे वाली बात है वो ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी में कुछ कमी आ जाएगी चश्मा पहनने से। उसको चश्मे की आदत नहीं है, अब आदत डालनी पड़ेगी। ये है बार बार इज नॉट रेडी फॉर द चेंज, न्यू चेंज पड़ेगा उसको। हाँ। जी, उसको बदलाव करना पड़ेगा जो उसको आदत नहीं है। जैसे हम अभी राखी का त्योहार निकला है ना, तो राखी में बहन भाई को राखी बांधती है। तो हमारे पंजाब में कड़ा भी पहनते हैं जो जेंट्स होते हैं ना, चूड़ी की तरह ही होता है लेकिन वह हैवी होता है और आयरन का होता है मोस्टली।
तो इसकी बहन ने इसको सिल्वर का कड़ा दिया राखी पर। तो लेकिन ये उसको पहनना नहीं चाहता क्योंकि वो इसे परेशान करता है। दूसरे हाथ में लोहे का कड़ा है, वो इसके एक फ्रेंड ने दिया है जिसको ये सारी उम्र नहीं निकालना चाहता, भी मैं नहीं निकालूंगा सारी उम्र, तो दूसरे हाथ में उसको परेशान करता है। तो उसके लिए भी इसने यही वर्ड बोला कि अब इसकी मुझे आदत डालनी पड़ेगी। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि इसको सुनार के पास जाकर तड़वाकर चैन बनवा लेते हैं इसकी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बहन ने अभी राखी पर दिया है, अभी नहीं करना ऐसा। तो वहां भी इसको उसकी आदत डालनी पड़ रही है। जो कोई मेन नई जो है चीज उसको, हाँ जी, तो अभी ये जो उसकी सारी जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के कारण उसको आदत डालनी पड़ेगी। और अभी आप सोचिए ये क्या है कि उसको दिक्कत आ रही है, उसको दिखाई जो नजदीक की जो उसकी नजर है वो कम हो गई है, नजदीक से उसको दिखता नहीं है, वह पढ़ नहीं पाता, रीड नहीं कर पाता, वो दूर की निगाह उसकी ठीक है, उसको दिक्कत आ रही है। तो अभी आप सोचिए कि ये सब क्या है, बताइए आपके मन में और क्या आ रहा है। सर पेशेंट में एक पुअर फीलिंग भी फील हो रहा है और एक एम्बेरसमेंट भी फील हो रहा है। ओके, कैसे? सर एम्बेरसमेंट जब आप वो वाइफ से मतलब 5 रुपीज उसको देते हो, सॉरी जो भी उसके लिए मार्केट के मनी देती है, मदर देती है, तो वहां पे एक एम्बेरसमेंट सा फील हुआ उसके अंदर और थोड़ा सा पुअरनेस जैसा है कि, और बार बार वो कह रहा है कि जैसे कि मुझे करना पड़ेगा, तो डिल्यूजन परस्यूट में भी जा रहा है और कुछ बताता भी नहीं है किसी को, तो सिक्रेटिव भी लग रहा है। ओके जी, ठीक है। तो आपके माइंड में कौन सी मेडिसिन आ रही है इन सब रूब्रिक्स में? और इससे थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहा है, कंफ्यूज। जी ठीक है, तो कौन सी रेमेडी आ रही है आपके माइंड में? सर रेमेडी तो नहीं अभी समझ में नहीं आई। ओके ठीक है। हेलो सर। जी जी बोलिए। हाँ, मुझे ऐसे लगा कि उसको इतनी लिवर की चिंता हो रही है, इतनी दिक्कत लग रही है, लेकिन फिर भी वो दारू नहीं छोड़ता है। खुद जी ज्यादा कमा नहीं रहा है, माँ की पेंशन और वाइफ कमा रही है, बुरा लगता है, लेकिन दारू पे खर्चा तो करता ही है। जी जी बिल्कुल सही दूसरा बात। बात, छाती में दर्द है और बोल रहा है कि दिल का दौरा तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा हाइपोकॉन्ड्रियकल या ज्यादा एंजाइटी ऐसा भी है उसको। उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, आदतें भी नहीं छोड़नी है, बदलनी भी नहीं है, बुरी आदतें भी नहीं छोड़नी है, नई अच्छी आदतें भी नहीं लगानी है। चश्मे में बुराई नहीं है, लेकिन वो भी उसको इतना बड़ा पहाड़ जैसे मुश्किल टास्क लग रहा है कि उसकी आदत डालनी पड़ेगी जी ये, लेकिन मेडिसिन नहीं पता मुझे। जी 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 आपने अच्छा ऑब्जर्व किया है, लेकिन जो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा होती है एंजाइटी। इसने उतनी भी शो नहीं की है अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। इसको ये 2 फियर हैं, क्योंकि ये सबको पता है अभी दारू पीने से, ज्यादा दारू पीने से लीवर डैमेज होगा, तो हार्ट का जो है वो भी उसने डर बताया। लेकिन हाइपोकॉन्ड्रिया में एंजाइटी से बहुत आगे होता है, ये इसको फियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फियर है उसको, लेकिन ये हाइपोकॉन्ड्रिया नहीं है। और बताइए आप। सर ये बराइटा का हो सकता है क्या, जो आगे बढ़ाई नहीं है, एक स्टेज पे रुका हुआ है, वहां से इज नॉट प्रोग्रेसिंग, वो एक डिपेंडेंट वाला है। जी जी बड़ा होके भी बीवी और वहाँ पे डिपेंडेंट है, कमाता नहीं है, और छोटी छोटी चीजों पे उसको चेंज एवर्जन, इज नॉट रेडी फॉर द चेंज ऑल्सो। जी हाँ अच्छा बताया आपने, लेकिन मेडिसिन ब्राइटा कार्ब नहीं है। ब्राइटा कार्ब जो मैं समझता हूँ, बहुत ही मोहंती सर भी बताते थे कि बहुत ही सिंपल पर्सन, जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन इस रोगी को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें ये अपना ब्रेन बहुत लगा रहा है,
बहुत ज्यादा उसके बारे में, उसके डिटेल में जाके बात बता रहा है। तो जो क्रेडुलस नाइव वैसा पर्सन नहीं है ये, कि दूसरे की बातों को आसानी से मान लेता है, जैसा दूसरे ने कहा वैसा कर लेता है, वैसा नहीं है। बाकी जो आपने कहा, जी जी बोलिए। सिलेक्टिव आलसी है क्या? काम नहीं करना है और मजे करने हैं दूसरों के पैसे से। वैसा नहीं है कि दूसरों के पैसे पे मजे करने हैं, वैसी बात तो नहीं है, लेकिन आलसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़ा आलसी है, छोटा मोटा आलसी नहीं है, बहुत बड़ा आलसी है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरों से पैसे वो अय्याशी वगैरह करने के लिए नहीं लेता, क्योंकि वो खुद ठीक ठाक कमाता नहीं है ना, तो उसको दूसरों से उधार लेना पड़ता है। तो उसमें उसका सर्कल जो है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कमाता तो नहीं है लेकिन पैसे मोड़ने हैं, जो उसके खर्चे हैं अपने वो भी उसने करने हैं। तो एक चीज करनी पड़ेगी, या तो उसको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे जो भी वो जितने भी करता है, या उसको ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से मोड़ सकता है। तो यहाँ दिक्कत ये आ रही है, वो अच्छा कमाता नहीं है, जो उधार लेता है उसको टाइम पे नहीं मोड़ पाता। मोड़ता है, पैसे वापस करता है जिसके करने हैं, लेकिन टाइम पे नहीं कर पाता। उस वजह से फोन बंद रखता है, क्योंकि दूसरे को बोलना बहुत मुश्किल लगता है। यहां तक कि उसने बताया मुझे कि जिससे मैंने पैसे लेने हैं, मैं उससे भी पैसे नहीं मांगता भी, चलो यार दे देगा, चलो यार दे देगा। समझ रहे हैं आप? तो सर हाँ जी सर ये बिजनेस इनकैपेसिटी हो सकता है क्या सर? जी, बिजनेस इनकैपेसिटी उसने बात नहीं की। उसने ना तो कोई बिजनेस की बात की है। बिजनेस इनकैपेसिटी हम तभी लेंगे ना जब बंदा अपने बिजनेस की बात करेगा और उसमें इनकैपेबल होने की बात करेगा। यहाँ तो उसने बिजनेस की बात ही नहीं की कोई। समझे आप मेरी बात को? यस सर, यस सर। जी जी, और बताइए। जी जी, और रूब्रिक बताइए, कौन सा रूब्रिक आपके माइंड में आया, या कौन सी ड्रग आपके माइंड में आई? और लोग बोलो, टेक पार्ट। प्रवीण सर आपको पूछ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। बल्गेरिया कार्ब। जी, कल्केरिया कार्ब क्यों आया आपके माइंड में? वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है, एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, लेजी है, इसलिए। जी, मैंने कल्केरिया कार्ब से पहले दिया था यही बात लेकर। ये जो दिक्कत अभी आई है, इस दिक्कत से पहले एक्चुअली इस लड़के का, बंदे का जो बड़ा भाई था वो होम्योपैथ था। ओके। तो होम्योपैथी के प्रति इस परिवार में थोड़ी आस्था है, फेथ है उनका इसमें, होम्योपैथी में। तो इसको कल्केरिया कार्ब मैंने कम से कम 1.5-2 साल पहले दिया था, 2 साल पहले। तो उससे थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ आया था, लेकिन ज्यादा नहीं। यही स्टेट लिया था मैंने, भी इतना लेजी है, काम वगैरह नहीं करता है। तो कल्केरिया कार्ब से कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने सबसे पहले इसको बेलाडोना दिया था 01 में, LM पोटेसी में, जो उसकी सबसे पहली विजिट थी मेरे पास, और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास लगभग 10 मिनट की। तो इसके ब्रदर ने इसे 30 और 200 तक बेलाडोना, इसको कभी कोई दिक्कत हुई होगी तो दी थी। तो मुझे भी एक बार मेरे माइंड में भी आया भी चलो यार बेलाडोना 01 देते हैं, 30-200 दी है। तो 01 मैंने इसको दी। इसने 2 दिन 3 दिन उसके 3 डोज ये लेता रहा, क्योंकि तकलीफ इसकी बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ही दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि ये 1 मिनट भी, आधा मिनट भी मोबाइल नहीं देख सकता था। तुरंत इसका सिर भारी हो जाता, वजन फील होना शुरू हो जाता, दर्द होना शुरू हो जाता, आंखों में दिक्कत तुरंत शुरू हो जाती थी। तो उससे इसको काफी आराम था।
लेकिन जब ये अगले फॉलोअप पे आया, उसके बाद मैंने फिर जब देखा कि इसकी जो, ठीक है, इसका फियर चला गया। अब इसको फियर इसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने पूछा तो उसके माइंड में आया। तो लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसकी कंप्लेंट थी, वो एज इट इज थी। ठीक है, उसमें कुछ राहत थी, लेकिन जो मेजर उसकी कंप्लेंट थी, जो उसको नजदीक से दिखाई नहीं देता था, जो उसकी आंखों की रोशनी थी, उसमें बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। तो मैंने उसको सल्फर 30 दिया। सल्फर 30 से भी उसको काफी आराम आया। लेकिन जो उसका अगला फॉलोअप था, उसमें भी उसकी जो मेन कंप्लेंट थी, उसमें कोई सुधार नहीं था। और जो वो बातें जो बार बार चश्मे को लेकर जो बातें कर रहा है ना, उसमें भी कोई सुधार नहीं था। तब मैंने थोड़ा डीपली जाकर सोचा और फिर इसको एक मेडिसिन दिया, जिसने बहुत कमाल का काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा क्योर किया कि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ और उसको भी नहीं हुआ। और अब वह अच्छे से देख पाता है। जो उसको नजदीक में पढ़ने में दिक्कत आती थी, मोबाइल यूज करने में दिक्कत आती थी, वह सब उसका एकदम फिट एंड फाइन है। तो भी आप ये सोचिए कि ये चश्मा वाली बात क्या हो सकती है। रोगी बता भी रहा है भी चश्मा कोई बड़ी बात भी नहीं है, लोग लगाते हैं, उसका खुद बेटा लगाता है। और दूसरा, उसने बोला कि मैं जाऊंगा, लेकिन वह गया नहीं अभी तक आंखों के डॉक्टर के पास। ये भी सोचने वाली बात है ना। हम किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत आएगी आंखों की, तो ये हमारा बहुत वाइटल ऑर्गन है। इसके जरिए ही हम इस पूरे संसार को देखते हैं, महसूस करते हैं। इसमें दिक्कत आएगी और बहुत ज्यादा दिक्कत हो आपको, ठीक है, उसका होम्योपैथी में फेथ है, उसको विश्वास है, वह लेना नहीं चाहता और मेडिसिन एलोपैथिक लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो टेस्ट करवाने भी नहीं गया। कम से कम टेस्ट करवाने तो जा ही सकता है। हेलो तो सर। वहाँ सर ये लाइट शंस हो सकता है क्या? लाइट शंस? नहीं सर, नहीं, लाइट नहीं है। हायोसाइमस लग रहा है। ओके सर, हायोसाइमस लग रहा है। ठीक है, कैसे लग रहा है आपको हायोसाइमस? क्योंकि वो डर रहा है कि कोई, मतलब आप चेक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी डर रहा है कुछ बीमारी निकल ना जाए। ऐसा उसने कुछ नहीं बोला कि कोई बीमारी निकल ना जाए। हाँ, उसने ये जरूर बोला है कि डॉक्टर चश्मा लगाने के लिए कहेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। समझे ना आप? फियर बिट्रेड तो होता है ना, भी कुछ निकल जाएगा, कुछ सीरियस बीमारी हो जाएगी, कुछ ऐसा हो ना जाए, कुछ सीरियस बीमारी हो ना जाए। लेकिन यहाँ तो ये है भी उसे जाना पड़ेगा आंखों के डॉक्टर के पास, और वो कहेगा कि चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। सर ये इसका ऐसे मैं- लाइट सेंस है क्या? जी, एस्केप कर रहा है क्या? और नहीं जाके चश्मे वाले के पास? दोबारा रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। एस्केप कर रहा है क्या? हेल्पलेस? एस्केप ओके ओके, नहीं, कोई एस्केप नहीं कर रहा है। तो मैंने ये रूब्रिक सोचा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि इसमें ये मेडिसिन है या नहीं है। मैं एक बार चेक लेता हूँ, कोई बात नहीं। जहां तक मेरे ध्यान में है, ये रूब्रिक इस मेडिसिन में है नहीं, इस रूब्रिक में ये मेडिसिन नहीं है। तो इस नजरिए से मैंने सोचा भी नहीं, और मुझे फीलिंग भी नहीं आई एस्केप करने की, भी वह कहीं एस्केप कर रहा है। सो डिल्यूजन वेडिंग या फियर वेडिंग या मैरिज ऑफ होगा क्या सर इसमें? हाँ, वह वैसा कुछ हम
सोच सकते हैं। एक बार मैं कंप्लीट में भी चेक कर लेता हूं। जी अभी आप बताइए जो आप डिल्यूजन बेडिंग वाला बता रहे हैं। delusion wedding and sir laziness. जी हाँ बिल्कुल, जो आपने लेजीनेस बताया है वह सर बिल्कुल है। सर मेरे चार्ट में फर्स्ट एलुमिना आ रही है। ओके जी ठीक है। एलुमिना के लिए क्या क्या रूब्रिक लिए हैं आपने? सर जो एकदम पक्के रूब्रिक्स हैं ये मेरे को ये दो पक्के लग रहे हैं, बिकॉज वो करना नहीं चाह रहा है कि ये लाइफ लॉन्ग की चीज हो जाएगी जो मेरे को हमेशा अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी। ही डजंट वांट दैट। तो वो जी। डिल्यूजन वेडिंग ऑफ एंड लेजीनेस। जी अच्छा ऑब्जर्व किया आपने, लेजीनेस उसमें जरूर है तो, लेकिन मेडिसिन एलुमिना नहीं है, एलुमिना नहीं है। दूसरा सर मुझे कार्बोवेज लग रहा है। जी कार्बोवेज क्यों लग रहा है आपको? एक मिनट उसका सॉरी। लेजीनेस है और कार्बोवेज अपना बेड नहीं छोड़ना चाहता ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हेलो अच्छा जी इसका जी, बेड जी। क्या है लेकिन व्हाट इज दिस बेड? सर ऐसे कि जो चीजें चालू है ना उसकी तो वो छोड़ना नहीं चाहता, नया एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अच्छा ये बंदा बेड में है क्या? आराम से फोन बंद करके रखता है क्या? ये बंदे को कहीं आराम मिल रहा है? बेड के अंदर आपको कोई कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है, इसको कोई कंफर्टेबल ओके पोजीशन मिली है अभी भी? इज नॉट नो इन सर बेड नो। ना, इज नॉट इन बेड। मेन चीज क्या है ना, आप बेड बेड में जाते हो, इज नॉट इन बेड ना, he doesn't have a comfort zone at all, he's not comfortable anywhere, right na? यस सर यस सर। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर वन थिंग नॉट विच ही टेकिंग हैज सीरियसली टोल्ड ऐसा है कि क्या? जब मुझे गुस्सा आता है मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मिस कर सो रहे हो। एंड हाँ वो बोल नहीं पाता है। सर वो देख के ये नैट्रम कार्ड एक माइंड में आ रहा है, वेरी गुड। along with laziness and the other rubric of delusion wedding, तो natrum card is coming in my chart. ओके मैम, नेट्रम कार्ब मैंने नहीं दिया इसको, और मैंने अभी तक नेट्रम कार्ब कभी यूज नहीं किया तो मैं बता भी नहीं सकता आपको। लेकिन एक सरप्राइज की बात जरूर है। तो जैसे लियाकत भाई ने बेड डिजायर वाला बताया, वैसे बेड दिखा तो नहीं, लेकिन ये मेडिसिन इस रूब्रिक में जरूर है। हाँ होने दो ना, रहेगा, मेडिसिन रहेगा, बिकॉज कितने रेमेडीज है ना उसमें। जी जी 50 रेमेडीज हैं, तो हाँ इसमें मेडिसिन है, लेकिन ये मैंने भी नहीं लिया क्योंकि जैसे लियाकत भाई बता रहे हैं जैसे बेड उस तरह नजर नहीं आया भी, उसने ऐसा कुछ कहा हो कि हाँ ये मेरा बेड है और इसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, ये मेरा कंफर्ट है, एग्जैक्टली। छोड़ना नहीं चाहता। उसको नई झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपल, जी बहुत सिंपल है। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन हो सकता है क्या सर? जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन, देखिए इसमें दो वर्ड है, अगर हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन भी ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कहाँ आई, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहाँ बात की, आप पूछिए ना। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवर्ज करने वाला पर्सन होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। यहाँ हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो कुछ लेना ही नहीं चाहता। हाँ हाँ बराबर है। जी उसने बात ही नहीं की, अवर्जन की तो बाद में बात आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात नहीं की। सर ये लॉस ऑफ अडेप्टेबिलिटी तो नहीं है, नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ओके सर ठीक है, तो आप यानी कि चेंज वर्जन बोल रहे हैं। हेलो सर, अरे उठलं दादा, लॉस ऑफ अडेप्टेबिलिटी सर, ये नई चीजों को घेऊन आले तर वाट घेतलाय।
जी लियाकत भाई फाइल डिस्क्लोज कब करना है? कर दो जब भी चाहे कर दो। प्रणीता बाकी सारे म्यूट कर, आप जब भी चाहो करो, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल कर दो। 6 PM तक करना है ना हमने इसको। तो बहुत बातें करेंगे यार, आपसे बहुत सवाल करने हैं, आप कर दो डिस्क्लोज। सबसे पहले हम आपको पूछेंगे आपने चश्मा क्यों पहना है, बहुत सवाल पूछने। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने बताया था, मनोज सर अच्छा ज्वाइन कर चुके थे एक्चुअली। जब अच्छा भाई ने पूछा है। जी YouTube वीडियो बनाता हूँ मैं, मानसी जी ने पूछा था। अच्छा तो अच्छा। वो केस होता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है, तो आंखें बार बार उधर करनी होती हैं, तो वो आता है वीडियो में, उसके वजह से मैंने पहना, और मत थोड़ा मस्त भी लगेगा। तो वो तो मैं बता ना कि प्रवीण इज रॉक स्टार, मैं तो पहले ही बताया था, हमारा तो रॉक स्टार है ऑलवेज। ठीक ठीक ठीक, नहीं यू कैन डिस्क्लोज नाउ बिकॉज बहुत अच्छा माहौल बिल्ड किया है अभी। जी तो जो मैंने आपको पेशेंट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है, आशा करता हूं कि वह बातें आपके माइंड में होंगी। मैंने बहुत डिटेल में उसने जो जानकारी मुझे शेयर की मैंने उसको दी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको दिक्कत आ रही है आंखों में, आंखों की रोशनी कम हो गई है उसकी। एग्जैक्टली इस वजह से उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मे की आदत उसे है नहीं, और मैंने कहा भी उसको भी, आपको हर वक्त चश्मा लगाने की जरूरत क्या है, जब जरूरत होगी तब लगा लेना, जब जरूरत नहीं होगी तो उतार देना। तो उसने उसका रीजन दिया, क्या मैंने मोबाइल यूज करना है तो चश्मा लगा पड़ेगा। तो आजकल लोग हर समय तकरीबन मोबाइल यूज करते हैं। दूसरा, अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तब भी मुझे हर वक्त चश्मा लगा कर रखना पड़ेगा। और ये जो इतनी सारी बातें उसके माइंड में चल रही हैं, जो उसने अपने फियर बताए, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताई, ये सब जो चीजें उसने बताई हैं ना, ये है फियर अनफिट फॉर वर्क ऑफ बिकमिंग। वो अनफिट हो जाएगा। मैं थोड़ा स्लाइड ओपन कर लूं, ये सिम्फाइटम दिया मैंने उसको। ये सब जो उसने बताया है, ये उसकी फियर अनफिट फॉर वर्क ऑफ बिकमिंग, उसको फील हो रहा है कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां चश्मा लगेगा, तो वह जो अपने काम जो भी हैं उसके, उनके लिए अनफिट हो जाएगा। चश्मे की आदत उसे है नहीं। जो अनफिट का मीनिंग है, नॉट अडॉप्टेड टू ए पर्पज, अनसूटेबल, नॉट क्वालिफाइड, इनकेपेबल, इनकम्पिटेंट, फिजिकल और मेंटली अनसाउंड। मतलब क्या है, ये जो उसकी कंडीशन क्रिएट हो गई है, ये उसको अंदर डर पैदा कर रही है कि वह वर्क के लिए अनफिट हो जाएगा। उसे अनफिट होने का जो डर है वो बहुत ज्यादा सता रहा है। If someone is unfit for something, he or she is unable to do it because of injury or illness. अगर कोई अनफिट है तो वह इंजरी और इलनेस के कारण unable to do it. He had a third exam and was declared unfit for duty. जैसे हमारे जो आर्मी के जवान होते हैं, उनके ये टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जैसे ही कोई थोड़ा सा भी अनफिट होता है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। जो इन्होंने सिनोनिम्स इसके दिए हैं अनफिट के, वह इनकैपेबल हो जाना, इनकम्पिटेंट हो जाना और अनक्वालिफाइड हो जाना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वह है इनिशिएटिव लैक ऑफ। वह अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहता। उसको फील हो रहा है कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर आंखों का चश्मा लगाने के लिए बोलेगा।
क्योंकि आंखों की निगाह चेक करवाना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई भी जाकर चेक करवा सकता है, लेकिन ये इनिशिएट नहीं कर रहा। इनिशिएटिव का जो मीनिंग है, ऑफिशियल एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और इंप्रूव ए सिचुएशन, द एबिलिटी टू सी एंड डू व्हाट इज नेसेसरी विदाउट वेटिंग फॉर समबडी टू टेल यू। मतलब इनिशिएटिव में हमने खुद से इनिशिएट करना होता है, लेकिन ये रोगी बिल्कुल कर नहीं रहा है। Initiative is all about taking charge, and initiative is the first step in a series of actions. Initiative can also mean a personal quality that shows a willingness to get things done and take responsibility. ये सब रोगी चाहता नहीं है, वह इनिशिएट अपनी तरफ से कर ही नहीं रहा है। और आगे इनिशिएटिव में क्या है, रेडीनेस टू एम्बार्क ऑन बोल्ड न्यू वेंचर्स, अ न्यू स्ट्रेटेजी और प्लान टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और इंप्रूव ए सिचुएशन, द फर्स्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्शन, एन इंट्रोडक्टरी एक्ट और स्टेप लीडिंग एक्शन। क्या है कि इसको आंखों की दिक्कत हो रही है, परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहा है, और पिछले बहुत दिनों से उसने मोबाइल भी यूज करना छोड़ रखा है, बहुत थोड़ा बहुत करता है। लेकिन अब ये जो दिक्कत उसे फील हो रही है, महसूस हो रही है, इसमें जो उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए वह रोगी की तरफ से लिए नहीं जा रहे। थर्ड जो रूब्रिक है जो मैंने इसमें लिया है वह है ब्रूडिंग कंडीशन ओवर वंस। जो वो सारी बातें बता रहा है ना, लोग कारों में भी चश्मे लगा के बैठते हैं, अपने बेटे की बात विस्तार में बता रहा है, चश्मे वाली उसकी निगाह कम है, उसको चश्मा लगा कर रखना पड़ता है। जो जो जितनी बातें वह कर रहा है वह ब्रूड कर रहा है। कहाँ ब्रूड कर रहा है, जो उसकी अभी की मौजूदा कंडीशन है, जो उसकी बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन बन गई है, उसके ऊपर ब्रूडिंग कर रहा है। ब्रूडिंग का मीनिंग जो दिया हुआ है, टू वरी और टू थिंक ए लॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू वरीड और सैड, मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल और वरीड एज इफ समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, मूडली और सडनली, थाउटफुल और सीरियस। Brooding is used to describe an atmosphere or feeling that makes you feel anxious or slightly afraid. इसके जो synonyms दिए हैं, gloomy, troubled, depressed और moody। If someone's expression or appearance is brooding, they look as if they are thinking deeply and seriously about something, especially something that is making them unhappy। क्योंकि ये जो कंडीशन है उसको अनहैप्पी करने वाली है, उसको चश्मा लगाने को मजबूर कर रही है, जो वो लगाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं है। उसको आदत डालनी पड़ेगी, डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। preoccupied with depressing, morbid और painful memories और thoughts। ये जो पेनफुल थॉट्स उसको इसके सब उसके दिमाग में चल रहे हैं। ए ब्रूडिंग फ्रेम ऑफ माइंड। कंडीशन का जो मीनिंग दिया गया है, द पर्टिकुलर स्टेट दैट समवन इज इन, द फिजिकल सिचुएशन दैट समवन और समथिंग इज इन एंड अफेक्टेड बाय एनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, जैसे टू सफर फ्रॉम ए हार्ट कंडीशन। तो मैं जो रूब्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको एक बार फिर बता देता हूं। फियर अनफिट फॉर वर्क ऑफ बिकमिंग,
इनिशिएटिव, लैक ऑफ ब्रूडिंग, कंडीशन ओवर वंस। इसके बाद जो रूब्रिक और हैं जो आपने मिस कर दिए, एक तो ये बंदा माइल्ड बहुत है, गुस्सा तो करता ही नहीं है, अगर इसको बुरा लगता भी है तब भी ये गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा होता ही नहीं है। जो माइल्ड पर्सन होता है, जिसको बोलते हैं ये यार ये तो बहुत माइल्ड है, हम इसीलिए बोलते हैं कि उसके अंदर गुस्सा होता ही नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर भी गुस्सा नहीं है। उसने बताया भी कि गुस्से वाली बात के बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसने फिर बोला भी नहीं, गुस्सा तो मैं होता ही नहीं हूं, गुस्सा तो मेरे अंदर होता ही नहीं है। और एक और रूब्रिक जो आप सभी ने मिस किया, इरेसोल्यूशन एक्स इन। जैसे उसकी माँ उसको बार बार बोलती रहती है कि जो काम करना है उसके लिए कई दफा बोलती है, फिर जाकर वो करता है, मतलब वो इरेसोल्यूट है अपने एक्स में। और एक उसने जो बताया कि वह जानवरों के साथ अगर कुछ गलत होता है वह भी बहुत बुरी बात है, वह भी बहुत बुरा लगता है। तो ये आप डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते थे, आपने लिया नहीं। सिंपैथेटिक एनिमल्स टुवर्ड्स। इसके अलावा एक जो उसकी मॉम ने उसको अलग से पैसे दिए, उसकी पत्नी ने अलग से पैसे दिए, ठीक है। तो ये सब क्यों है? ये सब है डिलूजन नोबॉडी बीइंग। वो नोबॉडी है, उसका कोई स्पेस ही नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा कुछ दिखा नहीं। आपको, हमें कुछ तो दिखना चाहिए बंदे की पर्सनैलिटी का, लेकिन हमें इसमें कुछ दिखा नहीं। जो उसकी आंखों की दिक्कत है, उस कंडीशन के कारण जो उसको चश्मा लगाने की बात है, जहाँ जो उसका फियर है भी उसको हॉस्पिटल अचानक से कुछ ना हो जाए, बहुत ज्यादा लीवर डैमेज ना हो जाए, मतलब क्या उसको ये सब हम फियर ऑफ सफरिंग या जो ऐसी फियरफुल रेमेडीज हैं वो हमारे माइंड में आएंगी। लेकिन जब ये रोगी मेरे को ये बातें बता रहा था तो इसके चेहरे से उस तरह का फियर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा फियरफुल है। तो फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो इतने फियरफुल नहीं थे। इसके अलावा जो और रूब्रिक है, डिलूजन रॉन्ग डन रॉन्ग ही है। जो बताया ना ओपिनियन को लेकर वो सेंसिटिव लग रहा है, वो ओपिनियन को लेकर सेंसिटिव नहीं है। अगर वो ओपिनियन को लेकर सेंसिटिव होता तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता कि दूसरों का ओपिनियन उसके प्रति खराब ना हो, दूसरों का ओपिनियन उसके प्रति कुछ ठीक रहे, अच्छा बना रहे। ये सब उसको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? क्योंकि वो अच्छे से कमाता नहीं है तो उधार पैसे ले लेता है, उनको वापस नहीं कर पाता। जब वह पैसे मांगने वालों को वापस भेजता है तो उसके मन में आता है कि यार वो मेरे बारे में गलत ना सोच रहा हो, वो मेरे बारे में ये ना सोच रहा हो कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं दे नहीं रहा। तो ये क्या है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग है कि वह जो उसे प्रॉपरली एक्ट करना चाहिए था, इस सिचुएशन को जैसे डील करना चाहिए था वह नहीं कर रहा है, वह गलत कर रहा है क्योंकि टाइम पे पैसे नहीं मोड़ रहा है, इस वजह से उसको ये फील हो रहा है। और दूसरा एक रूब्रिक है इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू। वह अपने बिजनेस के प्रति, जो उसके बिजनेस के अफेयर्स हैं उनके प्रति इंडिफरेंट है, अच्छे से कमाता नहीं है। अपने बिजनेस को लेकर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होनी चाहिए वह रोगी में नहीं है। और एक रूब्रिक जो मैंने लिया है उसमें लियाकत भाई हेल्प करेंगे, मनोज सर हेल्प करेंगे। ये रूब्रिक मैंने वैसे जब उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी मेरे माइंड में आया था, तब आया था जब ये मेरे पास दवा लेने के लिए आया। तो उससे पहले मेरे पास एक रोगी और बैठा था, उस रोगी ने वो बता रहा था मुझे, तो उसने बताया कि 5 महीने से मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। तो ये उसकी बात में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो गया, ऐसे इन्वॉल्व हो गया कि जैसे ये बात उसके साथ हो।
भी उसको सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, तो इतनी डिटेल में जा रहा है, उसके साथ इतनी डिटेल में जा रहा है, तो ये एक रूब्रिक मैंने सोचा, इम्प्रेशनेबल अनप्लीजेंटली इम्प्रेस्ड बाय एवरीथिंग। ठीक है, उसको सैलरी नहीं मिली है तो हम उसके साथ हमदर्दी व्यक्त कर सकते हैं भी यार अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बंदा उसके साथ उसकी पूरी डिटेल में जा रहा है, जो ठेकेदार है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, या दूसरी बातें हैं, या पत्रकार वाली बात है, अभी पत्रकार को बुला कर मैं अपनी बात रखता हूं, बहुत डीपली जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्लिक हुआ कि ये अनप्लीजेंटली इम्प्रेस हुआ उसकी बातों से। तो दिस इज द रेमेडी, मैंने आपको बता दिया है, सिम्फाइटम, और बहुत कमाल का रिजल्ट मिला, जो अनबिलीवेबल, जो मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ भी इतनी जल्दी किसी की आंखों की रोशनी ठीक हो सकती है। और जो उसकी बहुत ज्यादा सीवियर कंप्लेंट्स थी, हैवीनेस थी, पेन थी, वह भी बहुत तेजी से ठीक हुए। जी, दिस इज द केस। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर मनोज जायसवाल सर सिम्फाइटम के बारे में, इस स्टेट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या लियाकत भाई बताना चाहते हैं, प्लीज, मोस्ट वेलकम। जी जी भाई मनोज भाई बताओ। हाँ हेलो मनोज दादा, हाँ मनोज दादा बता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली मैं पूरा केस सुन नहीं पाया, मुझे एक पेशेंट देखने जाना पड़ गया कॉल पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं दादा। वो गया था मैं, प्रवीण बोल रहा है कि आप सिम्फाइटम के बारे में बताओ। ठीक है, तो सिम्फाइटम का मेरे को आइडिया कम है, शायद मेरे 1-2 केसेस निकले हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सिम्फाइटम का जो जोड़ जो है ना, कि ये जॉइंट्स को जोड़ता है। जब जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो ये बीमार पड़ता है, इसको सारे जॉइंट ठीक ठाक चाहिए। सिंपली यदि हम बोले तो इसका मेन निचोड़ यही है कि इसको जो है बहुत रहती है, अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा हो या कोई उससे जुड़ाव कम हो रहा हो, तो ये फिर टूट जाता है। ये एक सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है। मनोज सर, ये फील उसने बताई, जैसे मैंने बताया ना अभी, पेशेंट की मदर ने इसको 100 रुपए दिए, अलग से कुछ काम चीज मंगवानी थी, और वाइफ ने अलग से 50 रुपए दिए, कुछ मंगवाना था। और पेशेंट ने ये बताया कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दोनों के लिए लेके जाता, उन दोनों को अलग से पैसे ना देने पड़ते। और ये बात बताते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत पीड़ा में था वो बताते हुए। कहीं ना कहीं वाइफ और जो मदर का रिलेशन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और सिंपैथेटिक भी होता है। जी, बहुत ज्यादा है, ये देखना पड़ेगा। सिंपैथेटिक रूब्रिक में तो नहीं है, लेकिन सेंसिटिव बहुत है, सब रूब्रिक में है। हाँ, तो ये जो है फील है जो मैं यूजुअली सिम्फाइटम के मामले में पकड़ता हूँ, लेकिन इस बंदे को पकड़ना इतना आसान नहीं था, आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है। तो आपका मेरे को मेन क्या लगा पता है भाई, ये केस में मनोज दादा, रिमोर्स मुझे बहुत लगा। इसको जो पश्चाताप जो होता है ना, बहुत, जैसे अभी प्रवीण ने जो लास्ट पॉइंट बताया ना, रिमोर्स सब क्या रूब्रिक है वो प्रवीण? रिमोर्स क्या है वो? रिपेंटेंस को वाला है जो रिमोर्स कुछ तो भी है उसमें, बहुत अच्छा रूब्रिक है। एक मिनट, मैं अभी आपको बहुत डीप रिमोर्स होता है इसके अंदर। सिम्फाइटम जो है ना, छोटी छोटी बातों पर इतना पश्चाताप करता है, इतना गहरा पश्चाताप करता है। सिम्फाइटम हम लोग किस चीज के लिए देते हैं? जहां पर भी कोई रिलेशन सडनली ब्रेक होता है, एनी ब्रेक, सिम्फाइटम हम लोग क्यों यूज करते हैं? जॉइंट्स फ्रैक्चर के लिए। हाँ, एग्जैक्टली, एनी फ्रैक्चर वी यूज सिम्फाइटम फॉर फ्रैक्चर ना। तो हड्डी ब्रेक होती है ना खट से, तो एनी ब्रेक ऑफ रिलेशन, सडन ब्रेक ऑफ रिलेशन, ओके, एनी ब्रेक ऑफ रिलेशंस एंड दिस थिंग्स अगर उसके हाथ में आती है, क्विक रिमोर्स उसके अंदर बहुत ज्यादा मैं देखा हुआ हूँ,
दूसरा व्हाट एल्स आई हैव सीन इन सिम्फाइटम इज जैसे मैं सिम्फाइटम बहुत जगह पे कहाँ यूज करता हूँ पता है क्या, कि जो बच्चे चिकन खाना बंद कर देते हैं या बड़े लोग हैं जो नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, वो दे गो टू द मटन शॉप एंड दे सी दैट द एनिमल इज बीइंग कट। ओके, उसके बाद में जो लोग नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं ना, इसमें है ना रूब्रिक, क्या है वो एनिमल वाला, कौन सा रूब्रिक किया था सिंपैथेटिक एनिमल्स टुवर्ड्स, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल, मतलब ये पहले नॉनवेज खाते हैं। ओके, और जब जाकर देखते हैं ना कि यार ये किस तरीके से काटते हैं, बकरे को किस तरीके से काटते हैं, चिकन किस तरीके से काटा जाता है, उसके बाद में जो उनके मन में आता है कि हाय मैंने कितना बेकार किया, देखो ना मैं कितना, मतलब वो जो पश्चाताप भी उनको लगता है ना कि मैंने कितना बुरा किया जानवरों के साथ में खा के। ये रिमोर्स एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल, इस पे मैंने बहुत बार यूज किया। तो पहले हम लोग ना ज्यादातर इस चीज पर हम लोग कार्सिनोसिन बहुत यूज करता था मैं, लेकिन जब मैंने एक सिम्फाइटम का केस दिया, वो ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप पर से दिया था मैं, वो बच्ची की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, एक बच्ची थी मेरे पास में, एंड दैट बच्ची एज इन शी वाज अ ग्रोन अप गर्ल, शी वाज हैव बीन लाइक 17-18, और उसकी माँ ने दूसरी शादी की, मतलब शी मैरिड समबडी एल्स देन अ फादर। ओके, उसका डिवोर्स हुआ एंड शी मैरिड, तो माँ का और इसका जो रिलेशन ब्रेक हो गया ना, डैडी वाज नॉट अलाउइंग हिम दैट गर्ल टू मीट द मदर, ओके, हर मदर, तो उसका जो रिलेशन ब्रेक हुआ, उसका बहुत ज्यादा था, अस्थमा वाली लड़की थी, उसके बाद उसको अस्थमा हुआ। फिर वो उसके अंदर रिपेंटेंस वाली एक चीज में देखा, रिमोर्स, मतलब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा मुझे, उसके बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप आता, तो ये चीजें से मैं उसको दिया था। वेरी माइल्ड लेडी, एज प्रवीण वेरी नाइसली डिस्क्राइब, वेरी माइल्ड गर्ल, and symphytum I had 200, I did not even have 30 that time, तो 1 dose of symphytum, and you won't believe वो लड़की मेरे क्लिनिक को आने के लिए 5 सीढ़ियां उतर के आना पड़ा, तो वो लड़की दौड़ के गई थी, शी वाज सो बेटर, मतलब 24-25 साल की थी जब उसकी जब मेरे पास में आई थी, तो उस दिन से उसका अस्थमा चला गया था, और उसमें मुझे ये रूब्रिक सिम्टम मिला था कि उसने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था, मुस्लिम गर्ल, ओके, और नॉनवेज नहीं खाती थी, क्योंकि उसने एक बार वो चिकन को देखी काटते हुए और तड़पते हुए मुर्गी को देख ली, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये इतने सेंसिटिव होते हैं एनिमल्स के लिए। ओके, फिर मैं ये रिमोर्स और सेंसिटिव टू एनिमल्स वाला जो था ना एक वो, ये कॉम्बिनेशन पे मैं सिम्फाइटम बहुत बार देता हूँ, और एनी ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप, दिस 2 थिंग्स, और रिमोर्स अगर किसी में भी आपको मिले, बहुत पश्चाताप करता है किसी भी चीज में, 2 चीजों में हम लोग रिमोर्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक मर्क्सॉल है जिसमें बहुत डीप रिमोर्स होता है, कुछ रूब्रिक है रिमोर्स, कुछ एक आप देखो उसमें मर्क्सॉल है, मेरा लैपटॉप बंद किया हुआ है अभी, एक रिमोर्स वाला एक रूब्रिक है जिसमें सिर्फ मर्क्सॉल सिंगल है, तो बहुत गहरा अगर किसी को पश्चाताप हो रहा है तब मर्क्सॉल एक आती है, और एक बार बार छोटी छोटी बातों पे पश्चाताप करने वाला जो होता है ना, जो सेल्फ ब्लेम करते हैं, हम लोग डिलीजन रॉन्ग टर्न में फंस जाते हैं कई बार। ओके, लोग बोलते हैं ना कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, तो ये जो रिपेंटेंस एट ट्रिफल्स वाला जो रूब्रिक है ना, वो उसमें मैं सिम्फाइटम बहुत बार यूज करता हूँ, एंड आई टेल यू इट इज नॉट अ रेयर रेमेडी, मेरे लिए बहुत कॉमन रेमेडी है, मैं सिम्फाइटम बहुत यूज करता हूँ, बहुत बार यूज करता हूँ, कहीं भी, मतलब लड़का लड़की का रिलेशन जैसे ब्रेकअप हो गया, तब भी बहुत ज्यादा, मैंने एक मेरे कवि मित्र है, मैं शायरी करता हूँ, तो मेरा एक शायर दोस्त है, उसने उसकी कविता थी कि काश मैं उस वक्त थोड़ा सा मान लिया होता, थोड़ा सा मैं जाकर उसको मिल लेता, मैं इंतजार करता रहा कि वो मुझको आकर बोले, काश मैं उसको जाकर बोल दिया होता, तो ये इनिशिएटिव लैक ऑफ भी उसमें है, और मैं बस ये ब्रेक ऑफ रिलेशन और रिमोर्स से दिया था। हेलो, तो ये आजकल के बच्चों में ब्रेकअप का जमाना बहुत ज्यादा है, तो ब्रेकअप का जमाना है बहुत ज्यादा, इसमें भी आपको सिम्फाइटम बहुत बार यूज करने को मिलेगी, आप बिलीव मी, खाली उसको ये लगे कि काश मैंने जाके, सर मैं से हिम्मत नहीं हो रही अब जाके बोलने, मैं अपन बोलते ना कि यार आपका ब्रेकअप हो गया क्यों नहीं जा रहे, यू टॉक टू हर, नहीं सर मैं को नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग इगोटिज्म में फंसोगे, बहुत बार हम लोग इगोटिज्म में रूब्रिक में फंसते कि यार मैंने क्यों नहीं बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, ये मैं क्यों जाऊं इज ऑल्सो इनिशिएटिव लैक ऑफ,
प्लीज रिमेम्बर, मैं क्यों जाऊं का मतलब ये नहीं है हर बार कि इट इज ईगोटिज्म। हेलो, आप लोग समझ रहे हो ना? तो उसको आप सेकंड पॉसिबिलिटी, इनिशिएटिव लैक ऑफ प्लस ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप, बस ये चीज में आप भी आप यूज करके देखिए। मैं तो 200 यूज करता हूँ अगर से माइंड पे हो तो, या 6 यूज करता हूँ। यू ट्राई ब्रेकअप के केसेस में। एक और रूब्रिक जो मैं बताना भूल गया, वो है क्वारलिंग अवर्जन टू। लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको अगर कोई बात अगर बुरी भी लगी है तो ये ऐसा नहीं है गुस्से में रिएक्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल माइल्ड वे में, बिल्कुल माइल्ड रहता है, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि इसका ब्रदर होम्योपैथ था तो ये नॉन पर्सन है मेरे लिए। ये बहुत ही जितना कह सकते हो जैसे कार्सिनोसिन होता है, इतना अफेक्शनेट पर्सन है ये। और गुस्से में मैंने इसको कभी नहीं देखा, ना ही कभी इसका किसी के साथ ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो ये भी एक बहुत रूब्रिक है, क्वारलिंग अवर्जन टू, ये भी इस केस में है। और ये रूब्रिक आप कहाँ यूज कर सकते हो पता है? क्वारलिंग अवर्जन टू रूब्रिक आप कहाँ यूज कर सकते हो पता है? जहां पर एक्सीडेंट हो गया और किसी को मार लग गया, हेलो, और अपन बोलते ना कि फिर आपने कुछ उससे लड़ाई क्यों नहीं की, तो बोलते सर कहाँ झगड़ना, अपना पैर को देखो। हेलो, समझ रहे हो ना? तो वहां पर भी फ्रैक्चर हो रहा है, मार लग रहा है, झगड़ा उसको लग रहा है, इंजरी हो रही, और वो बोलता सर क्या झगड़ना, अपने को अपना देखो, कहाँ झगड़ते हैं सर लोगों से। तो उसमें भी फ्रैक्चर की केसेस में हम लोग यू कैन यूज दिस। लियाकत भाई बहुत अच्छी केस, बहुत अच्छी केस, तूने बहुत अच्छी पकड़ा। बहुत बढ़िया लियाकत भाई, बहुत बढ़िया, ये एकदम माइंड में छप जाएगा। मनोज भाई मैं ये रूब्रिक बहुत यूज करता हूँ। हाँ ये स्पेशली। सर ये रूब्रिक फिर से बताइए ना सर। ये इम्प्रेशनेबल, अनप्लीजेंटली इम्प्रेस बाय एवरीथिंग। जी एक्चुअली देखिए, ये रूब्रिक मैंने कभी यूज नहीं किया है और ना ही मुझे इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीबिलिटी है वो पता है। जे जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैंने रखा। अभी मनोज सर होंगे, लियाकत भाई होंगे, तो इनसे मैं कंफर्म करूंगा। जब जो दूसरा रोगी है वह अपनी सैलरी की बात कर रहा था कि मुझे 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जबकि उसमें गलती उस एम्प्लॉय की है, जो उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना चाहिए वो उसने किया नहीं है। तो सैलरी अकाउंट में आएगी, चाहे वो ठेके पर है चाहे वो रेगुलर नहीं है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे पास बैठा था, मेडिसिन के लिए आया था, तो ये उसकी इस बात में इतना डीप इन्वॉल्व हो गया, इतना डीप इन्वॉल्व हो गया कि जैसे वो बात इसी के साथ घट रही हो। जैसे हम फॉस्फोरस का लेते हैं ना, ब्रदरहुड जो सेंसेशन है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये अनप्लीजेंटली इम्प्रेस हो रहा है उसकी बातों से, जिस डिटेल में ये उसके साथ बात में जा रहा है। जी लियाकत भाई और मनोज कोनियम भी है ना उसमें शायद कोनियम भी है ये रूब्रिक में। जी हाँ, कोनियम भी है, कोनियम और ये दोनों। हाँ मैं कोनियम यूज कर चुका हूँ इस रूब्रिक से। ओके सर, कोनियम का क्या होता है ना, कोनियम का मैंने मतलब जहां तक मैं समझा हूँ, कोनियम जो है ना किसी और, देखो जो औरतें अपना दुखड़ा लेकर बैठती है ना कि हाय मेरा भी ऐसा है, मेरा भी, दो औरतें जब दुखड़ा लेकर बैठी गांव में, मैं क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, मैं बहुत छोटे गांव से आया हूँ, मतलब 4-5 हजार पॉपुलेशन वाले गांव से आया हूँ, 100 घर वाला गांव मेरा, तो उससे आया हूँ मैं अभी भी बहुत गवार हूँ, मतलब बहुत मामलों में। तो ये मैं औरतों की बातें सुनता था, वो जो कुआं होता है वहां पे मैं पानी भरने के लिए जाया करता था, छोटा था जब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो मैं बहनों के साथ पानी भरने के लिए जाया। तो जब औरतें लेकर बैठती है ना अपना दुखड़ा, तो उसमें आपको 2 टाइप की औरतें मिलेंगी मैक्सिमम, या तो नाजा मिलेंगी, नाजा लैक्सिस जो होती है ना, ये 2 औरतें अपना दुखड़ा लेकर बैठती है। लैक्सिस गाली गलौज करेंगी, नाजा गाली नहीं देती है, नाजा गुस्सा नहीं करती। एंगर रूब्रिक में नाजा नहीं है, दोनों पे भी रॉन्ग सफर है। और एक तीसरी होती कोनियम।
अपना दुपड़ा लेकर बैठने वाली, कोनियम को दूसरे की बात से इतना असर हो जाता है कि हाय मेरा भी ऐसा है, मेरा भी। लेकिन कोनियम का लफड़ा क्या होता है ना कि कोनियम का हस्बैंड नॉन रोमांटिक। कोनियम ये लेडी बहुत सपने लेकर आती है, कोनियम को डेकअप होना, स्टाइल में रहना वगैरह बहुत पसंद होता है, लेकिन हस्बैंड उसका ना मान लो बराइटा या कालिका या लाइकोपोडियम टाइप का होता है, वेरी ड्राई ब्रायोनिया लाइक उस तरीके का हस्बैंड होता है कोनियम का। तो कोनियम को वो जो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो वो जहां भी जाएंगी, किसी की भी बातों में बढ़ गई बातों में, तो वो लेकर वो मूड लेकर घर जाएगी, किसी के भी पास बैठ जाए। तो कोनियम मैंने देखा हूँ, लाइट सन्स में भी कोनियम है। कोनियम बहुत बार मैयत में नहीं जाती है, किसी के यहाँ पर कुछ डेथ हो गई तो कोनियम नहीं जाती है, किसी के यहाँ पर कोई सुसाइड हो गया, किसी के यहाँ पे कोई बुरी विपदा हो गई तो कोनियम नहीं जाती। क्यों पता है? क्योंकि फिर वहां पर जाके उस पर बहुत बुरा असर हो जाता है। जैसे किसी का बच्चा गुजर गया, किसी का पति गुजर गया, तो कोनियम जाने से डरती है, वहां टालती। इसलिए वो लाइट सेंस वाला वो है कोनियम, क्योंकि वो जाने से टालती है कि यार वो जाओगी फिर मैं वो घर पर लेकर आती है। कोनियम 4-4, 5-5 दिन किसी का दुखड़ा सुन लेगी और वही लेकर घर में रहती है। ओके, तो दिस इज द सेम वेज व्हाट डॉक्टर प्रवीण हैज वेरी वेल एक्सप्लेन कि ये अनप्लेजेंटली इम्प्रेस्ड बाय अदर्स। समझ में आ रहा है ना? तो किसी की भी अनप्लेजेंट को लेकर आने का, थोड़ी सी भी बात नहीं तो उसको इतना अनप्लेजेंट बना के ले आएंगी और उससे फिर घर वालों की वाट लगाएगी। फिर वो हॉटी में भी है ना कोनियम, हॉटी एंड प्रिटेंशियस, शायद कुछ ऐसा रूब्रिक है। तो वो वाली लेडी की जो एकदम डेकअप वेकअप करके रहती है और हस्बैंड एकदम ड्राई है और अनप्लेजेंटली इम्प्रेस्ड बाय अदर्स। बात में दूसरी बात, सॉरी मैंने सिम्फाइटम से अलग लेकर चला गया, माफ करना। कोई बात और नहीं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आप कई बार नाजा लैकेसिस के साथ में कोनियम को सोचो और अब अभी उसके साथ में आप सिम्फाइटम को भी सोचो कि अनप्लेजेंटली इम्प्रेस्ड बाय अदर्स। ओके, बहुत बढ़िया थी। नाजा, मनोज सर आप बताइए थोड़ा। मनोज तू भी बता ना कुछ यार भाई, दादा। अरे मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है कोनियम के बारे में। अच्छा, सिम्फाइटम के बारे में बताइए। मनोज दादा, हमारे इधर इतनी कोनियम मिलती है सिटी में, बाप रे। एक और रूब्रिक था, स्टेबिलिटी डिजायर। मुझे लगता है इनका जो केस था ना, ये अपने आर्थिक कंडीशन को स्टेबल करने की काफी कोशिश तो कर रहा है लेकिन हो नहीं रही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो है इसमें एक जान है जो बहुत अच्छा रूब्रिक मिस हुआ है। बहुत अच्छा रूब्रिक है, स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा रूब्रिक है। तो इसको समझाओ दादा आप, स्टेबिलिटी का, सिम्फाइटम का स्टेबिलिटी समझाओ। और इसके बहुत मस्त है। बता प्रवीण, बता रूब्रिक बोल क्या है। मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। मैंने किया हो यूज ये रूब्रिक। क्या है वो? स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी। हाँ, इन लाइफ ऐसा है ना कि सिर्फ स्टेबिलिटी, डिजायर फॉर स्टेबिलिटी। हाँ ना, स्टेबिलिटी डिजायर फॉर, यही है, अकेली मेडिसिन है। एग्जैक्टली। बहुत बार यूज किया मैं ये। मैं ना, मेरे पास में ये यंग क्राउड बहुत आता है दादा, जिनका अफेयर, लव अफेयर के अंदर सेटलमेंट नहीं होते हैं, नहीं कि झगड़े चलते रहते हैं हमेशा। तो ये बंदा झगड़ा टालता रहता है। मतलब देखो, कॉर्लिंग एवर्जेंट को का मतलब ये नहीं कि वो कॉरल करेगा ही नहीं, वो एज फार एज पॉसिबल कॉरल टालता रहता है। ये कॉर्लिंग अवॉइडिंग नहीं है, प्लीज समझो। ही डजंट लाइक कॉर्लिंग। वो झगड़ता, फिर उसको पसंद नहीं आता गुस्सा, फिर जाके माफी मांगेगा, झगड़ेगा फिर जाके माफी मांगेगा, झगड़ेगा फिर माफी, और बोलेगा कि देखो ना, मेरे को झगड़ना नहीं पसंद है, आप क्यों ऐसे करती हो, फिर झगड़ा हो जाता है। आप क्यों ऐसे करती हो, फिर झगड़ा हो जाता है। कॉर्लिंग एवर्जेंट मतलब ये है कि नॉट कॉर्लिंग नहीं है, प्लीज समझिए। अवॉइडिंग कॉर्ल नहीं है, प्लीज रिमेम्बर। ये एवर्जन वाली चीज को आप प्लीज समझो। एवर्जन का मतलब अवॉइडिंग नहीं है। They don't like quarreling. That doesn't mean they do not quarrel. Okay, एक बंदा है स्टैबिस एग्री जो झगड़ता नहीं है, लेकिन घर पे जाके पूरी बात लगाता है। ओके, वो अलग चीज है। लेकिन ये चीज है कि ये झगड़ेगा फिर जाके माफी मांगेगा, झगड़ेगा फिर जाके माफी मांगेगा, और ये बोलता है सर हमारा रिलेशन स्टेबल हो ही नहीं रहा है। ओके, स्टेबल ही नहीं हो रहा है सर, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं।
वो उसमें एक मिसअंडरस्टूड का भी एक रूब्रिक है, उसमें भी अंडरस्टूड डिजायर टू बी या मिसअंडरस्टूड, ऐसा भी एक रूब्रिक है। देखो आप सिम्फाटम में कुछ है, अंडरस्टैंडिंग वाला भी एक रूब्रिक है ना। ये आपने बताया ना, तो ये जो उसने बात कही थी कि माँ ने अलग से 100 रुपए दिए और वाइफ ने अलग से 50 रुपए दिए, अगर मेरे पैसे होते तो मैं दोनों के लिए लेके जाता। मतलब स्टेबिलिटी उसके रिलेशंस में भी नहीं है। मैंने इसको बहुत ढूंढा कि मैं स्टेबिलिटी में, ये सिंगुलर है तो ये कहाँ अप्लाई होता है, तो ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। नहीं प्रवीण, यहाँ पर ये रूब्रिक रिमोर्स आएगा, उसको बहुत रिमोर्स मतलब क्या है ना, बहुत गहरा पश्चाताप रिमोर्स आएगा यहाँ पर, कि उसको इतना गहरा पश्चाताप होता है ना। रिमोर्स में बंदा अंदर से रोता है। यस, रिमोर्स, ये रिमोर्स है प्रवीण, व्हाट यू आर सेइंग ना, दिस इज रिमोर्स। ये दिल से पछतावा है। लेकिन एक बात इसमें और है प्रवीण, आपको जो है ना एक रूब्रिक है बहुत बढ़िया, फियर पिंस ऑफ, वो दोनों के लिए लेके क्यों जाना है, एक के लिए लेके जाएगा तो उधर से ताने मिलेंगे। एग्जैक्टली, एंड दिस इज उसको तानों से डर लगता है कि लोग फिर पिन मारेंगे। हाँ हाँ हाँ, बस उसी करते हो, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली उसके कारण से झगड़ा होगा, घर का माहौल खराब होगा, जो वो नहीं चाहता। हाँ, दिस इज ऑल्सो, इस केस में जो है रेट्रो रूब्रिक में फियर पिंस ऑफ भी आएगा, और फियर इंजरी तो है ही, उसको फियर इंजरी ऑफ इंजर्ड बीइंग, ये उसके केस में शुरू से हार्ट की बीमारी हो जाएगी, कुछ और गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ और खराब ना हो जाए, ये उसका कांस्टेंट एंटिसिपेशन चल रहा है उसका। एग्जैक्टली। और इसमें इनिशिएटिव लैक वाला रूब्रिक जो प्रवीण ने लिया ना, बहुत अच्छा किया। पता है कि वो शराब छोड़ने की कहीं भी कोशिश नहीं कर रहा है, उसको छोड़ना है, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। ये रूब्रिक बहुत अच्छा है। ये फ्रीविलस में आप लोग फंसोगे। किसी ने बोला था ना कि सर वो शराब छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं रहा है, बोल रहा है कि तकलीफ होगी लेकिन छोड़ नहीं रहा है, तो वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। कई बार आपके पास में लोग आते हैं, मुझे शराब छोड़नी है डॉक्टर साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ही इज नॉट ट्राइंग टू लीव, तो वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, वो सोच रहा है सिर्फ, बस। समझ लो ना, ये बहुत अच्छा है सिम्फाटम का, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है। दे डोंट टेक एनी इनिशिएटिव, उनके तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं होता। सर जी वो रूब्रिक थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ, वो थोड़ा सा रूब्रिक फियर ऑफ बिकमिंग अनफिट फॉर वर्क जी, इसको थोड़ा सा और लाइट दीजिए इसमें। जी देखिए, अब उसकी आंखों की निगाह कम हो गई है, अब उसे दिखाई नहीं दे रहा, अब उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। अभी जल्दी ऐसा नहीं है कि हमने चश्मा लगाया और वो हमें सेट आ गया, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो दूसरा क्या है, इसको आदत नहीं है चश्मा लगाने की, ये बाइक पर भी चश्मा नहीं लगाता है, तो चश्मा लगाना पड़ेगा, तो आदत है नहीं। मतलब क्या है कि ये अनफिट हो जाएगा। इसकी 40 साल की, ये उसने बोला 40 साल की मेरी उम्र हो गई, अब निगाह भी कम होगी, आंखों की रोशनी भी कम होगी, तो मतलब क्या है कि उसे अनफिट होने का फियर है कि वो अनफिट हो जाएगा, जो वो काम करता है उस काम को कर नहीं पाएगा, क्योंकि आंखों पर चश्मा लगाने की आदत है नहीं, वो लगा के रखना पड़ेगा। तो ये जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी सिचुएशन है, उसमें अनफिट कर रहा है। ये जो उसकी कंडीशन है मौजूदा, जो उसकी बीमारी है, जो हालात हैं, वह उसे अनफिट बना रहे हैं, अनफिट बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो फियर है। See, he is not become unfit yet, आप समझ रहे हो ना, बट वो चश्मा लगने से उसका वो फिटनेस नहीं रहेगा ना। अनफिट का मतलब टोटली इनकेपेसिटी नहीं है, ये रंजीत, अनफिट का मतलब टोटल इनकेपेसिटी नहीं है, समझ रहे हो ना। आप में फिटनेस है लेकिन 100% नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब यू आर फिट बट नॉट टोटली फिट, समझ रहे हो ना। उस काम के लिए आप इनकेपेसिटी अलग है कि आपकी पूरी कैपेसिटी चलेगी। अनफिट में ये है कि यू कैन वर्क बट यू कैन नॉट वर्क टू द टोटल फिटनेस। जैसे अभी कल ही देखो, अगर आपने रोहित शर्मा, जब हम लोग श्रीलंका से हारे इंडिया की टीम,
तो रोहित शर्मा का इंटरव्यू बहुत अच्छा था, उसने वो आवेश खान के बारे में बोला कि अब मुझे आवेश खान, आई रिमेम्बर आवेश खान नाउ, बट आवेश खान हैज नॉट शोन total fitness during the practice session. So he's very unfit. Matlab he was playing. Avesh Khan is playing, but he is not totally fit to play to the standards of the international cricket. It's not that he is unfit. Okay, it's not that he is not unfit. Sorry, it's not that he is totally incapable. Incapability और unfitness को आप समझो जरा. जैसे I am fit, okay, but I am unfit to go for a trek. Hello, are you getting me? फिटनेस का लेवल होता है ना हर एक जगह पर, तो वो काम के लिए वाला जो फिटनेस है ना, वो उसके अंदर खाली नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि जैसे चश्मे से, क्या चश्मा पहनकर आप स्विमिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डाइव, तो यू आर अनफिट फॉर। अभी मैं पायलट नहीं बन सकता हूँ, इसका मतलब मैं काम का नहीं रहा, ऐसा नहीं हूँ। मेरा फिटनेस वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं है, तो उसका जो काम है ना, उसके अंदर उसका फिटनेस नहीं रहेगा, ये समझो आप। अनफिट जो है ना, ये क्या कहते हैं, सापेक्ष है। व्हाट इज सापेक्ष, क्या बोलते हैं उसको आप? वो किसी चीज के लिए होता है, रिलेटिव, it's a relative term, please remember. So he will become unfit for work, not otherwise. यहाँ एक और बात बता दूं मैं, जो बताना भूल गया लियाकत भाई। वो फोटोग्राफर का काम करता है, तो वह काम भी कंप्यूटर पे होता है। एग्जैक्टली। अब उसकी जो सिचुएशन बन रही है, जो कंडीशन बन रही है, उसमें चश्मा उसके लिए अनिवार्य है। चश्मे के वो नहीं कर पाएगा, लेकिन चश्मा लगाने की आदत उसे है नहीं। बहुत बढ़िया भाई ने बताया, बहुत अच्छा बताया, मुझे क्लियर हुआ ये रूब्रिक। यस, आई थिंक दिस एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल। वेरी गुड सर। मेरा एक जैसे केस में जब देखता हूँ ना, और जब कोई रेमेडी आती है ना, जैसे अगर मेरे चार्ट में अगर सिम्फाइटम आता, तो मैं फिर ये चीज दिमाग में लगाता हूँ कि उसके जो अंदर डीप लेवल में कहीं फ्रैक्चर ऑफ रिलेशनशिप है या नहीं है, ये मैं उसका कोर समझता हूँ। अगर ये नहीं है तो वो मैं फिर मेडिसिन दे नहीं पाता। क्या ये मेरा सही करना है सर? गलत है, आपकी सोच गलत है। कोर वगैरह के नाम में लगो मत, मेहरबानी करो। मैं आपको सबको बताता हूँ कि कोर वगैरह की चीजें मैं तो पर्सनली नहीं लेता हूँ। क्या मतलब ज्यादा हम लोग कोर में नहीं जाते, हम लोग कोर वगैरह एंट्री पॉइंट होते हैं, हम लोग कोर में एंट्री पॉइंट है, और कोई जरूरी नहीं कि एक ही पेशेंट में हर कोर मिलेगा। एग्जैक्टली, पड़ जाओगे केस मिस कर जाओगे। एग्जैक्टली। जो डॉक्टर साहब ने अभी बात कही ना, इन डॉक्टर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं एक केस और शेयर करूंगा। तो आप कोर की बात कर रहे हो, कोर में CORE ये 4 वर्ड आते हैं। उस केस में मैंने जो मेडिसिन दी, उसका ना मुझे C पता था, ना O पता था, ना R पता था, ना E पता था। एग्जैक्टली। उसके बारे में कुछ नहीं पता था, उसके बारे में लिटरेचर में भी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे वो चार्ट में आई तो मैंने उसको दी। तो ये शेयर करूंगा तो ये आपके माइंड से निकल जाएगा। मेरे मन में भी आया था, लेकिन एक तो बाय लक वो मेडिसिन मेरे क्लिनिक में थी, मैंने परचेज करके रखी हुई थी। अब मुझे नहीं पता किस लिए परचेज की थी, शायद इस पेशेंट के लिए की होगी। ये आप माइंड में बिल्कुल मत रखिए। अगर आपके चार्ट में आ रहा है तो आप उसके जरूर ट्राई कीजिए, आपको नया सीखने को मिलेगा। हमें यही तो करना है, हमें बंद के नहीं रहना। अगर बंद के रहेंगे तो दिक्कत होगी। ये कोर वगैरह के नाम में लगो मत भाई, आप सुनो प्लीज, मैं आपको बताता हूँ, ये मिसलीडिंग चीजें हैं, प्लीज आप समझिए। क्योंकि आपको कहाँ से पता है कि भैया सिम्फाइटम ब्रेकिंग के लिए है? ये उसका क्या है कि ये पैथोलॉजी है जिसके लिए हम यूज करते हैं, थेरेपेटिक्स है। आप समझ रहे हो ना? फ्रैक्चर, सिम्फाइटम का मतलब फ्रैक्चर थोड़ी ना है। हेलो, आप समझिए ना, ये उसका एप्लीकेशन है। उस पर से हमने लॉजिकली उसको इस तरीके से लिया, क्योंकि हमको सिम्फाइटम जो पढ़ाया गया था स्कूल में, मतलब कॉलेज में, दैट वाज फॉर फ्रैक्चर। तो उसको हमने लॉजिकली ऐसा बाद में ये किया। जैसे एनाटॉम सेल्फ को हम लेते हैं कि इंजरीज टू द हेड, मतलब फैमिली का जो हेड है, जिसके जो मेन है, जैसे
उसको इंजोर करो तो फैमिली में प्रॉब्लम आता है। Are you getting me? आज की तारीख में आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Anybody is asking any question? Somebody is asking some question. सर I बोलिए, think आप we should बोलिए wind सर। up. प्रवीण, अरे इंजुरी टू हेड आप समझ जाओ ना, आप पॉलिटिकल पार्टीज का भी लो ना, कि उसके हेड को अगर डैमेज कर दिया, हेलो मतलब जो पार्टी का जो मेन मुखिया है, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज आप 50 पार्टीज का ले लो, सिर्फ उसके मुखिया को टारगेट कर दो, तो बाकी के जो उसके फंक्शनरीज है उनकी जो हालत होती ना कि यार हमारे लीडर को ही ये कर दिया तो हमारा क्या, तो वो जो स्टेट पे जाकर के उनको तकलीफ होती ना, तो दैट इज द स्टेट ऑफ नैक्रम सर। ओके सिंपल, इंजुरी टू द हेड। ओके इस तरीके से हमने लॉजिकली हमने बाद में सोचना शुरू किया है। ओके हम कहाँ तक सही है हमको नहीं पता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये लॉजिक काम आता है। ओके लॉजिक का मतलब 100% सब केसेस में आएगा नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में अप्लाई होता है। एक्सेप्शंस डू नॉट रूल आउट द थियरी, एनी प्रिंसिपल, है ना। परंतु जो हम लोग ये लॉजिकली सोच रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये चीजें हमने ली है कि सिम्फाइटम में ब्रेकिंग ऑफ रिलेशन होता है, और जरूरी नहीं कि ब्रेकिंग ऑफ रिलेशन हो। मैंने एक 4 साल के बच्चे को सिम्फाइटम दिया था, मैं बताया ना आपको कि मैं कौन सी चीज पे देता हूँ, वो चिकन काटते हैं और वो जो उसको डर लग रहा था और वो रिमोर्स में जाता है कि मैंने क्यों किया, मैं कितना गलती किया, मैंने कितना गलती किया, उस पर से मैं सिम्फाइटम देता हूँ बहुत पेशेंट्स। बस ये सिम्टम पे सिंपल, ये सिम्टम पे हम लोग सिम्फाइटम देते हैं और माशाल्लाह से बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो शायद ऐसा है कि आप सिम्फाइटम दो तो वो बंदे को आगे फ्रैक्चर ना हो, आप समझ रहे हो ना, तो यू कैन सेव हिम फ्रॉम सच कैलामिटीज आल्सो इन लाइफ। होम्योपैथी हैज दैट कैपेसिटी, हमने देखा हुआ है कि आप वो चीज को दोगे तो उसको वो आने वाले उससे आप बचा ले रहे हो, बड़ी बड़ी जो उसके विपदा उसकी जिंदगी में आने वाली है उससे आप बचा दे रहे हो, क्योंकि ये लोग फ्रैक्चर की तरफ they are prone to fractures. Symptom people are prone to fractures. Okay, they are prone to fractures. Okay, I think it is okay. Next time we'll discuss. Time बहुत ज्यादा हो रहा है जी जी। तो प्रवीण, you want to add anything better? प्रवीण डार्लिंग। नो बहुत अच्छा सेशन रहा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा इस केस को प्रेजेंट करने का यही वो था। एक तो मैं टाइम यूज किया था, और दूसरा ये था कि ये जो रूब्रिक्स मैंने लिए हैं कुछ के बारे में तो मुझे अच्छी से पता है, लेकिन जो दूसरे रूब्रिक है, स्टेबिलिटी, डिजायर फॉर है, या सिम्पटम की और जो शेड है वो थोड़ी और मुझे क्लियर होगी, जो मैं आगे अगर मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको जल्दी से पकड़ पाऊं। जैसे इसको मैं 3rd फॉलोअप पर मैंने इसको ये मेडिसिन दी, तो यही था, क्योंकि ज्यादातर मैंने इसके बारे में सर्च भी किया है, तो इंजरी की फ्रैक्चर की रिमेडी है, इंजरी की फ्रैक्चर की रिमेडी है, यही मिलता है। कोई ज्यादा जो इसकी मेंटल पिक्चर है उसके बारे में कुछ नहीं मिलता, बहुत कम जानकारी मिलती है। लियाकत भाई से और मनोज सर ने भी बताया बहुत अच्छा, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू डार्लिंग, लव यू। प्रवीण इज माय डार्लिंग। आप लोगों को पता नहीं, हम लोग एकदम वेरी कोजी रिलेशन हम लोग का है, प्रवीण का मेरा, वी आर वेरी डार्लिंग फ्रेंड्स। हमारा संजय वगैरह हम लोग 4-5 लोगों का बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है हमारा। ओके तो ही इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज, वेरी क्लोज डार्लिंग ब्रदर्स। ओके और हम लोग गाने वाले भी साथ में गाते हैं। आप लोगों को पता नहीं, हम लोग जब अकेले होते हैं बहुत मजे करते हैं। आप लोग भी ऐसे दोस्त बनाओ, सब लोग से मेरी ये सलाह है। गाना होना चाहिए लियाकत भाई, आप लोग दोनों हाँ, एक साथ गाना गाओ। प्रवीण गाना गाएगा। गाने के साथ सेशन शेष होगा। प्रवीण गाना गाएगा। सर डॉक्टर प्रवीण जी, नमस्कार डॉक्टर प्रवीण एंड वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर लियाकत। सर अभी आपने बोला था कि जो जैसे बच्चों में बोला था जानवर को मारते हैं काटते हैं, तो एक रुब्रिक आपने बोला था सिम्फाइटम के लिए। जी सर काइंडली मेरे को इन शॉर्ट दोबारा बताएंगे प्लीज। अरे आप YouTube देख लेना, अभी बाद में हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप YouTube पे ये वीडियो देख लेना। ओके रोहित, YouTube पे दोबारा देख लेना बेटा, और नोट्स भी बना लेना।
है ना? मैं बता दूंगा इनको, फोन पे बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, यूट्यूब ठीक पे है सर। वो पढ़ेगा तो उधर नोट्स भी डालेगा ना। और मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए और वहां पर जरूर कमेंट कीजिए। तो वो कमेंट्स का फायदा क्या होता है ना, कि वो कमेंट्स कीवर्ड्स बन जाते हैं, तो लोग जब सर्च करते हैं ना, वो वेरी नाइस सेशन वगैरह ये डालो, भले न मत डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको वो सेशन में क्या सीखने को मिला ना, वो आप जरूर कमेंट्स में डालो प्लीज, मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है। तो वो जो कीवर्ड्स आते हैं ना, तो जब लोग सर्च करते हैं ना, तो वो उससे फिर वो वीडियो लोगों को देखने को मिलता है फिर से। तो आपके कमेंट्स के कारण भी बहुत से लोगों को और सीखने को मिलेगा, है ना? उतना आप खाली ये कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन फैंटास्टिक। प्रवीण, यू वांट टू सिंग सॉन्ग डार्लिंग? गाएगा? सॉन्ग नहीं, एक शेर सुना देता हूँ। अरे बढ़िया जी, सुना दो। ये कैसा मौसम है जो लोग पगला रहे हैं, ये कैसा मौसम है जो लोग पगला रहे हैं, कागज के फूलों से तितलियां बहला रहे हैं। अरे क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, एक शेर मैंने कल लिखा, मैं सुनाता हूँ। प्यार है तुमसे, इरशाद। हाँ, प्यार है तुमसे, अब और कसम की जरूरत है क्या? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अब और वादे की जरूरत है क्या? बहुत अच्छा, सही बात। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लियाकत भाई। नहीं, दोबारा भी आना है अभी तुझको बेटा। वो वाली दूसरी रेमेडी नेक्स्ट मंथ पढ़ाएगा तू, अब समझे कि नहीं? तो नेक्स्ट मंथ मनोज दादा भी आएगा फिर से, और प्रवीण भी आएगा, सबको सभी रॉकस्टार्स फिर से आएंगे, घबराओ मत, 100 सेशंस है ना? Okay guys, thank you very much. I thank my brother Praveen. I thank all my team, Manoj Dada, Dr. Mansi, Dr. Pranita, Priya, Manisha, Vaishali, and all my Akhtar, Nasir, all my team, mashallah say all our team, the team of PHF and all the friends who are मेरी तरफ से भी भाई मानसी दी को और जो आपकी टीम है उन सभी को बहुत बहुत आभार। You are a part of team, Praveen. You are a part of team. You are a part of team. जी।